सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। इस सब्जेक्ट की यह 4th क्लास है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र। अब मैकाले का क्या विवरण पत्र था, बीएड में आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी एमएड में आता है, तो जो बीएड में आपने पढ़ा है वही सब कुछ हम एमएड में पढ़ेंगे। मैकाले ने अपना विवरण पत्र 1835 में दिया था। ये एक पहला विवरण पत्र था, मेन विवरण पत्र, जिसने भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया था, जिसके आधार पर भारत की नई शिक्षा नीति बनी थी उस टाइम पर और भारत की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले वैदिक शिक्षा आई, फिर बौद्ध शिक्षा आई, फिर मुस्लिम शिक्षा आई। मुस्लिम शिक्षा हमारी लगभग 1200 एडी में आई थी, 1200 ईस्वी में, 1200 एडी में आई थी। और इसका टाइम पीरियड कब तक माना जाता है? कहीं 1600, कहीं 1700, कहीं 1800 लिखा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1800 एडी मान सकते हैं, उससे ज़्यादा इसका टाइम पीरियड हम नहीं मान सकते मुस्लिम शिक्षा का, क्योंकि 1800 के आसपास देखो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी, अपने नीतियां और नियम लागू करने शुरू कर दिए थे अंग्रेजों। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो ये जो हमारा मैकाले का विवरण पत्र है वो आधुनिक भारत में आया था। तो ये आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है। पहले प्राचीन शिक्षा आई थी। प्राचीन शिक्षा में मुख्य तौर पर हमारी वैदिक आ जाती है, बौद्ध आ जाता है, जैन आ जाता है, फिर मेडिवल शिक्षा आती है, मध्य शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, उसमें हमारी मुस्लिम शिक्षा है। अब ये आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। जो अंग्रेज आते हैं उस टाइम से आधुनिक भारत, आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू हो जाती है। अंग्रेज कब आए थे? लगभग 1600 एडी में अंग्रेज आए थे हमारे। शुरुआत में उन्होंने ऐसे ही अपनी कंपनी के साथ व्यापार, भारत थी अंग्रेजों की जो कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत के साथ अपने व्यापार वगैरह बढ़ाए और जो बंगाल वाला इलाका है वहां पर अपना हल्का फुल्का कब्जा करना शुरू किया। युद्ध हुआ हमारा, शायद प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 57 और 64 में प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए थे। ये दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीते थे और जो बंगाल वाला इलाका है भारत का, उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर शासन करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो नॉर्मल इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अंग्रेजों को ये लगने लगा कि जिस क्षेत्र पर हम शासन कर रहे हैं उस क्षेत्र पर शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि वहां के हम राजा हुए। तो अंग्रेज जो, जैसे अंग्रेजी पीरियड चल रहा था भारत में, उस टाइम पर क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर्स एक्ट आते थे हर 20 साल बाद। उन चार्टर्स एक्ट में लिखा हुआ होता था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है भारत में, वो किस तरह से शासन करेगी, कैसे कैसे क्या क्या काम करेगी, निर्देश होते थे, शासन के निर्देश होते थे। तो आपने पढ़ा होगा जब आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, तो इस चार्टर्स एक्ट में ये लिखा हुआ था, उस चार्टर्स एक्ट में ये लिखा हुआ था। तो हर 20 साल बाद चार्टर्स एक्ट आते थे, जिसमें भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी। जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो पारित करके उन्हें भेजते थे। तो शुरुआत में जो चार्टर्स एक्ट आए उसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर भारत के जो इन्होंने कब्जा किया था उस क्षेत्र को बैलेंस करना, नॉर्मलाइज करना ही उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। अंग्रेजों ने भारत के बंगाल वाले इलाके पर शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चार्टर्स एक्ट भी आए, 1-2, हर 20 साल में चार्टर्स एक्ट आना होता था। शिक्षा के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक चार्टर्स एक्ट आया, चार्टर्स एक्ट 1813। चार्टर्स एक्ट को हम आज्ञा पत्र बोलते हैं। तो 1813 का जो चार्टर्स एक्ट आया था, आज्ञा पत्र, उसमें पहली बार शिक्षा के बारे में भी कहा गया। और जो अंग्रेज भारत में हैं अभी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही है, उसे निर्देश दिए गए कि अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है शिक्षा की व्यवस्था करना भारत में। उस टाइम पर वहां पर क्या चल रहा था, हमारे मकतब मदरसे चल रहे थे, जो इसके अलावा बौद्ध धर्म के शिक्षा चल रही थी, वैदिक कालीन कुछ शिक्षा चल रही थी, वही शिक्षा चल रही थी। और जो प्रॉपर वैदिक काल बौद्ध धर्म में थी वह शिक्षा नहीं चल रही थी। क्या कौन सी चल रही थी? अब हमारे आसपास का जो क्षेत्र है इसमें कोई भी एक टीचर बन गया और वो बच्चों को पढ़ा रहा है कुछ भी, कोई भी। हमारे उस टाइम पर क्या पढ़ते थे बच्चे? सोच के देखो, अंग्रेज भारत में नहीं आया, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह चीजें हम नहीं पढ़ते अपने, क्या पढ़ते थे? धार्मिक किताबें, धार्मिक हमारे जो हमारा नैतिकता, चारित्रिक विकास, इन चीज़ों पर बल देने के लिए धार्मिक चीज़ें हम पढ़ाया करते थे। हल्का फुल्का लैंग्वेज वगैरह की नॉलेज दिया करते थे, मैथ की नॉलेज दिया करते थे हम उस टाइम पर, क्योंकि मैथ तो भारत में विकसित हुआ है। इस तरह को सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तो चार्टर्स एक्ट 1813 में ये लिखा हुआ था, चार्टर्स एक्ट 1813 में आर्टिकल नंबर 43 था।
आर्टिकल नंबर 43। उस आर्टिकल नंबर 43 में ये लिखा हुआ था कि कंपनी शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी की जिम्मेदारी है। एक बात तो ये लिखी हुई थी। दूसरी बात उसमें क्या लिखी हुई थी, प्रतिवर्ष जो कंपनी है जो हमारी कंपनी भारत पर शासन कर रही है, ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कुछ क्षेत्रों में शासन कर रही है, तो प्रतिवर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने द्वारा शासित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय साहित्य और विद्वानों के रखरखाव और उनके विकास पर खर्च करेगी। तो भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य पर खर्च किए जाएंगे 1 लाख रुपए। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित कर दिया और चार्टर्स एक्ट में लिखकर इंडिया में भेज दिया। अब वो चार्टर्स एक्ट इंडिया में आया। जब वो इंडिया में आया तो इंडिया में जो अंग्रेज उस टाइम पर शासन कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च होंगे। ठीक है, किस पर खर्च होंगे, भारतीय साहित्य और भारतीय उन पर उसे भारतीय साहित्य पर खर्च होंगे और भारतीय साहित्य के रखरखाव पर और भारतीय विद्वानों पर खर्च होंगे। ठीक है, अब इन्होंने इनमें बहस छिड़ गई अंग्रेजों में ही। अब भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य से मतलब क्या है वो नहीं लिखा था उसमें। भारतीय विद्वान से मतलब वो भारत का नागरिक या वो भारतीय नागरिक जो हिंदी या उर्दू अरबी फारसी भारत की भाषाओं का विद्वान है या फिर अंग्रेजी भाषा का विद्वान है। और भारतीय साहित्य से मतलब, क्योंकि भारत में साहित्य अंग्रेजी भाषा में भी आ गया था, काफी साल से अंग्रेज शासन कर रहे थे। अब देखो 57 से शासन कर रहे थे ये, 57 में प्लासी का युद्ध इन्होंने जीत लिया था 1757 में। अब 1813 कितने साल हो गए, तो अंग्रेजी का साहित्य भी भारत में आया है। और भारत का अपना साहित्य तो है ही, वेद हमारे ये कलमा वगैरह जो भी था, ये सब कुछ त्रिपिटक, जैनिज्म का भी साहित्य था अपना। भारत का विशाल साहित्य था, बहुत अंग्रेजों का तो इतना सा साहित्य था। तो यहाँ पे एक समस्या है, अंग्रेजों में एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान लिखा हुआ है ना, ये इनका मतलब क्या है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाला विद्वान या भारत की देसी भाषाओं का साहित्य। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो गई और वो 1 लाख रुपए इन्होंने खर्च ही नहीं किए। क्यों नहीं किए, कुछ अंग्रेज कहते थे ये अंग्रेजी पर खर्च करेंगे, कुछ अंग्रेज कहते थे हम तो भारतीय भाषाओं पर और भारतीय भाषाओं के विद्वान पर खर्च करेंगे। तो वो लड़ाई बच गई और उस लड़ाई को क्या कहते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। ये प्राच्य लिखा हुआ है, पाश्चात्य लिखा हुआ है, विवाद। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया। इतना आसान नहीं था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, हल्का सा आसान छोटा सा विवाद, एक कमरे में बैठे कुछ अंग्रेजों में नहीं, भारत में जो अंग्रेज है सब में ये फैल गया। उसके बाद जब ये विवाद ज्यादा फैल गया तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें बैठे हुए पार्लियामेंट वाले जो सदस्य थे पार्लियामेंट के, कह रहे भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसे खत्म करो। चलो खत्म करने के लिए एक कमेटी बना लेते हैं, अपनी एक समिति बना लेते हैं, तुम अपनी राय देना हम अपनी राय देंगे, तो उस विवाद को खत्म करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। तो जो समिति ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनी थी उस विवाद को खत्म करने के लिए, वो समिति भी 2 हिस्सों में बट गई, ब्रिटेन की पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बट गई। कुछ कहने लगे कि हम तो भारतीय भाषाओं पर खर्च करेंगे वो 1 लाख रुपए, कुछ कहने लगे कि हम तो उस भाषाओं पर खर्च करेंगे, अंग्रेजी भाषा पर। तो ऐसा होता रहा और लगभग 20 साल तक वो पैसा खर्च ही नहीं किया गया, जो 1 लाख रुपए उस टाइम पर 1 लाख रुपए हर साल भारत की शिक्षा पर खर्च होना था। 20 साल तक वो खर्च ही नहीं हुआ। इस बीच अंग्रेजों ने और एरिया कवर कर लिया भारत का, वो एरिया बढ़ गया, वो पैसा भी बढ़ता, जितना जितना एरिया बढ़ता वो पैसा भी बढ़ता। बट यही बात है कि वो पैसा खर्च नहीं हुआ। अब देखो वो 20 साल, शुरुआती 20 साल अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अगर वे उस टाइम पर ध्यान देते और अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते शुरुआत में ही, तो आज अंग्रेजी भारत में कहाँ होती। अंग्रेजी की जो स्थिति दिख रही है आपको, और भारतीय भाषाएं भी हैं, हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहा हूँ अभी भी मैं, अंग्रेजी की भी नॉलेज रखते हैं आजकल सब हम। अगर उस टाइम पर 20 साल और ज्यादा मेहनत करती है अंग्रेजी के प्रचार प्रसार पर, तो हो सकता है भारतीय भाषाएं बहुत कम सुनने के लिए मिलती है हमें, अंग्रेजी ये सब लोग बोलते हैं। तो 20 साल हो गए थे, वो 1 लाख रुपया हर साल वेस्ट हो रहा था, मतलब ये खर्च ही नहीं कर रहे थे। जो 1 साल इन्हें हर साल इन्हें 1 लाख रुपए खर्च करना था, वो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये खर्च ही नहीं कर रही थी भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे जैसे समय बदला तो एक हमारे गवर्नर जनरल बने। अब देखो गवर्नर जनरल बनते थे पहले, 1957 से पहले गवर्नर जनरल बनते थे जो भारत पर शासन करते थे, और 1957 के बाद जो हमारी क्रांति हुई थी उसके बाद वायसरॉय बनने लगे थे। तो हमारे गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, नए गवर्नर जनरल
बने हैं उस टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल के साथ उसकी एक कमेटी आती है, उसके सलाहकार कुछ आते हैं जो शासन में उसकी मदद करते हैं। तो गवर्नर जनरल जो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका एक सलाहकार था मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका नाम था। तो ये कोई वायसरॉय या भारत का वो नहीं था, गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं आपसे। ये जो गवर्नर जनरल था ना, उसका सलाहकार था, कौन सा, कानूनी सलाहकार था। और जो ये विलियम बेंटिक था, ये अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था, अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी लिटरेचर का विद्वान था। ये भाषा में मतलब इसके काफी सारे योगदान था अंग्रेजी भाषा में। हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा इसकी फेवरेट भाषा थी, अंग्रेजी को ये अच्छी मानता था, दूसरी भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी का ज्ञाता था, अंग्रेजी साहित्य का ये विद्वान था, इसने काफी साहित्य पढ़ा हुआ था अंग्रेजी का। ठीक है, ये सिनेरियो आपकी समझ में आया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने देखा कि भारत में तो अंग्रेजों में लड़ाई बची हुई है, कुछ अंग्रेज वो 1 लाख रुपए वेस्ट हो रहा है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, इन्हें कहा कि आप इस विवाद को सुलझाओ, आप अंग्रेजी भाषा के विद्वान हो, आपको भाषा वगैरह की जानकारी है, तो आप इस विवाद को सुलझाओ, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद भारत में पनपा हुआ है इसे सुलझाओ। तो मैकाले ने क्या किया, 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसे गंभीरता से पढ़ा, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद उसका जो अनुच्छेद 43 था उसे व्यापक रूप में अध्ययन किया। उसके बाद जो प्राच्यवादी लोग थे उनके तर्क वितर्क सुने, उसके बाद पाश्चात्यवादी लोग थे उनके तर्क वितर्क सुने। तो तर्क वितर्क सुनते सुनते इन्होंने 2 फरवरी 1835, ये देखो ये 2 फरवरी लिखा हुआ है ना, कहीं कहीं पर 8 फरवरी भी देखने को मिलेगा, ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना एक विवरण पत्र दिया, मतलब एक दस्तावेज दिया। किसे दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया, दस्तावेज दिया इन्होंने। उसमें भारत की शिक्षा के बारे में लिखा हुआ था सब कुछ, कि भारत में कैसी शिक्षा है, आगे कैसी शिक्षा की व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। तो ये पहला व्यक्ति था मैकाले जिसने भारत की शिक्षा की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया, और इसी के आधार पर भारत की शिक्षा की व्यवस्था हुई। मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और भारतीय भाषाओं की निंदा की। इन्होंने कहा भारतीय भाषा बकवास है, बेकार है, गंवारू है, खत्म है, बिल्कुल खत्म है, अंग्रेजी महान है, अंग्रेजी बोलने वाले महान है, ऐसी सी बातें इन्होंने कही। और ये कहा भारत में अंग्रेजी ही बोली जानी चाहिए, अंग्रेजी का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। तभी से जो ब्रिटिश सरकार थी, हम इस भारत पर शासन कर रही थी कंपनी, उसने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, और आज भारत में आपको अंग्रेजी देखने के लिए मिलती है हर जगह। अगर जो ये हमारा मैकाले साहब ये कह देते कि अंग्रेजी के लायक नहीं है भारत, भारतीय लोग अंग्रेजी के लायक नहीं है, ये टोटके में भगवान और पूजा पाठ पाखंड में धसे पड़े हैं, ये उसी में धसे रहने चाहिए इन्हें, हम इनका विकास नहीं करेंगे, अगर ये कह देते मैकाले साहब, और ये कहते कि अंग्रेजी की जानकारी हम इन भारतीयों को नहीं देंगे, तो क्या होता, भारत में जो अंग्रेजी की स्थिति आप देख रहे हैं वो नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। वो भारतीय भाषाओं का यूज आजकल हम करते और भारतीय भाषाओं में उलझे हुए रहते। भारतीय भाषाओं में उलझे रहने से मतलब है ज़्यादा भारतीय भाषाएं थी, अरबी, फारसी, संस्कृत, पौली, प्राकृत, ये उस टाइम पर ये भाषाएं थी, और भी देखो कितनी भारतीय भाषाएं हैं। तो कॉमन भाषा जो भारतीयों को जोड़े रखे ऐसी कोई भाषा नहीं थी। समझ में आई बात, ये सब हिस्ट्री थी और ये सब इसके पर्सपेक्टिव है, मैकाले का विवरण पत्र कैसे आया, कैसे ये पनपा, कैसे ये बना। साथ में एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैकाले को ये मानते हैं भारत में अंग्रेजी को लाने का पिता। भारत में अंग्रेजी भाषा को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, मैकाले को दिया जाता है। न्यूज वगैरह जब आप देखते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि ये मैकाले की सोच ले बैठा है, ये अंग्रेजी भाषा का जो मैकाले ने हम पर नीति थोपी थी ना, मैकाले का विद्वान है ये, मैकाले की सोच लिए बैठा है। भारतीय सभ्यता की जो भी हल्की सी भारतीय संस्कृति सभ्यता की बेइज्जती कर देता है ना, उसे हम सीधा ये बोलते हैं ये जो मैकाले की सोच से पैदा हुआ है, ये मैकाले की शिक्षा लेके पैदा हुआ है। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा आप देख रहे हैं मैकाले की देन है। अगर मैकाले पहली नीति मैकाले की बनाई हुई है, अगर वे पहली में ही गड़बड़ कर देते तो अंग्रेजी भारत में आती ही नहीं। तो बेसिक्स आप इंट्रोडक्शन से समझ गए। अब मैकाले ने क्या किया, अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा। उस विवरण पत्र में तो काफी सारी बातें लिखी हुई थी, बहुत बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, लेकिन आप ये ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि भारतीय जो किताबें हैं उनको बंद कर दो, पब्लिश ही मत करो,
उन पब्लिकेशंस को बंद कर दो, अरे बंद ही कर दो, पैसा खर्च करने के दूर की बात, जो कोई पब्लिकेशन भारत की पुस्तकों को छाप रहा है उसे बिल्कुल बंद कर दो, जो हर धार्मिक पुस्तक है जो भी थी सब बंद कर दो। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी उसमें, और ये कहा था कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार करो, भारतीय भाषा को खत्म कर दो बिल्कुल। तो लेकिन जो विलियम बेंटिक थे इन्होंने इनकी बहुत सी बातें नहीं मानी, बहुत सी बातें मानी, और ज्यादातर इनकी बातें मानकर अपनी एक शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। और जो बातें इन्होंने कही थी वे बातें जो कि तुम भारत की शिक्षा व्यवस्था में लागू कर दी, कुछ को छोड़कर। जैसे साहित्य को बिल्कुल ही बंद कर दो, प्रकाशन जो प्रकाशक हैं उनके कंपनी वगैरह जो भी है वो बंद कर दो, वो चीजें विलियम बेंटिक ने नहीं मानी थी। लेकिन ज्यादातर इनकी बात जो विवरण पत्र में इन्होंने कही थी, देखो विवरण पत्र वगैरह क्या होते हैं, सलाह होती है। अब मान लो एक सरकार है, सरकार एक शिक्षा नीति बनानी चाहती है, शिक्षा नीति कैसे बनाएगी, वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्हें शिक्षा की नॉलेज है उन्हें इकट्ठा करेगी, एक कमेटी बनाएगी और ये कहेगी कि तुम अपने सुझाव दो, तुम्हें अपना एक विवरण पत्र देंगे, अपना एक सुझाव देंगे कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। उन सुझावों में से सरकार पॉइंट निकालेगी, ये सब मैं लागू करूंगा, और ये शिक्षा नीति घोषणा कर देंगे। हो सकता है सारी लागू कर दें, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लागू करें, हो सकता है कुछ पॉइंट लागू न करें। तो ये इन्होंने जो सुझाव दिया था विवरण पत्र, उसकी ज्यादातर बातें मान ली गई थी और उस टाइम पर शिक्षा नीति की घोषणा कर दी थी। और उस घोषणा से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ था, वो जो 1 लाख रुपए वेस्ट हो रहे थे ना, वो यूज होने शुरू हो गए थे भारतीय शिक्षा में। अब मैकाले के विवरण पत्र की विशेषताएं भी देख लो, सुझाव देख लो, इन्होंने क्या क्या बातें कही। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या क्या बातें कही वो मेन नहीं है, कैसे कही वो मेन है। मैकाले ने विवरण पत्र में कुछ बात कही, वो तो हम सब पढ़ लेंगे, किन शब्दों में कही, इस वजह से हम मैकाले से नफरत करते हैं। जो इंडियन है मैकाले से नफरत में प्यार करते हैं, न तो नफरत करते न प्यार करते। तो इंडियंस मैकाले से नफरत में प्यार करते हैं, पहली नजर में तो वे नफरत करते हैं, लेकिन एक हल्का सा छुपा हुआ प्यार भी करते हैं इंडियंस मैकाले को। नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि मैकाले ने इंसल्ट करी थी भारत की। उसने सीधा सीधा ये नहीं कहा अरे अंग्रेजी को लागू कर दो, भारतीय भाषा को हटाओ, नहीं, इंसल्ट करी उसने भारतीय भाषाओं की, भारतीय भाषा गंवारू है, ऐसी है वैसी है, इंसल्ट करी थी, जानबूझकर उसने इंसल्ट करी थी भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की, भारत की उस टाइम पर। इस वजह से हम उससे नफरत करते हैं। लेकिन वो अंग्रेजी लेकर आ गया था भारत में, अंग्रेजी के आने से पूरे भारत में एक कॉमन भाषा अंग्रेजी हो गई, तो सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। और जब हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस लड़ाई में वो भाषा काफी काम आई थी हमारी, पत्र वगैरह लिखने में, सब कुछ सूचना एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित करने में। अंग्रेजी भारत में आई तो लोग जागरूक हो गए विदेशी साहित्य से, विदेशों की राइट्स, अमेरिका में क्या क्या नियम कानून है अंग्रेजी में लिखे हुए सारे, वहां पर उनके मूल अधिकार हैं कि लोगों के अधिकार होते हैं कि उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बनाया हुआ। तो भारतीय जागरूक होने लगे, इस वजह से भारत आजाद हो गया था एक टाइम पर आकर। तो हम उन्हें नफरत तो करते हैं मैकाले से, लेकिन हल्का सा एक प्रेम में कि वो उसने ये फायदा जरूर किया था, हमारा अंग्रेजी लेकर आ गया था, तो हम भारत आजाद होने में अंग्रेजी ने काफी भूमिका निभाई थी। तो ये इसके कुछ सुझाव हैं जो मैकाले ने भारतीय शिक्षा के बारे में दिए थे, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको पेपर में लिखने होंगे। सबसे पहला तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया, सबसे मेन प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया, और जो 1 लाख रुपए थे वे यूज होने शुरू हो गए जो अब तक वेस्ट हो रहे थे। प्राच्य पाश्चात्य के बारे में इसने क्या कहा, सबसे पहले तो इसने ये कहा कि धनराशि के व्यय की व्याख्या, कि कंपनी जिस क्षेत्र पर अपना शासन कर रही है ना, उस क्षेत्र की शिक्षा की व्यवस्था करना उस कंपनी की जिम्मेदारी है, वो किसी दूसरे के भरोसे या भारतीय नागरिकों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। तो किसी कंपनी की जिम्मेदारी है। और वो जो पैसा, वो जो 1 लाख रुपए लिखे दिए, हम उसने निर्देश दिए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कंपनी उसे खर्च करने में भी स्वतंत्र है, वो चाहे इंडियन पर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई नियम नहीं बताए हैं किस पर खर्च करोगे आप, चाहे दोनों पर कर दो, इस पर कर दो। तो पहली बात इन्होंने क्या कही कि जो 1 लाख रुपए के ऊपर लड़ाई बज रही है आपकी, किस पर खर्च करें, पहली बात कंपनी किसी पर कर सकती है, आपकी मर्जी है, दोनों पर करो चाहे किसी पर करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई निर्देश नहीं दिए आपको, तो आप किसी पर भी कर सकते, पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कही साहित्य शब्द की व्याख्या करें। उसमें जो लिखा हुआ है ना साहित्य शब्द, कि भारतीय विद्वान तथा साहित्य के रख रखाव और उनके उत्थान पर में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये लाइन लिखी हुई थी उसमें कि भारतीय विद्वान और साहित्य के रख रखाव और उसके
प्रोत्साहन पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च की जाए। जो साहित्य शब्द है, इसने मैकाले ने कहा साहित्य शब्द से मतलब है अंग्रेजी भाषा का साहित्य। हिंदी खत्म कर दी, भारतीय सभी भाषाएं इसने खत्म कर दी। इसने कहा साहित्य का मतलब है अंग्रेजी भाषा का साहित्य है। देखो इसमें लिखा हुआ है, मैकाले ने साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि 1813 के चार्टर्स एक्ट में उल्लेखित साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भारतीय भाषाओं के साहित्य से। तो सिर्फ साहित्य का मतलब अंग्रेजी भाषा का साहित्य है। उसने साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए जो लाइन कही थी वो क्या कही थी, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, ये क्या है, अरे ये तो गलत लिखा हुआ है ना, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के नहीं, ये यहाँ का नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से। इसे आगे हम, अगर हमें आगे मिला तो उसे आगे लिखेंगे। इसे हम वहाँ पे लिखते हैं जब भारतीय भाषा सभ्यता उसके भारतीय साहित्य की बात करता है। इसने मैकाले ने ये स्टेटमेंट दिया था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। ये आगे आना है, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये आगे आएगा। यहाँ पर इसका दूसरा स्टेटमेंट आना था, चलो कोई नहीं, हटा दो, इसे कोई जरूरत नहीं है, नोट्स वगैरह में मिलेगा मुझे, मैं रख दूंगा, लेकिन आगे से पढ़ेंगे। तो बस इतना लिख दो। उसने कहा था कि साहित्य का मतलब है अंग्रेजी भाषा का साहित्य, तो उसने भारतीय भाषाओं को पीछे छोड़ दिया, अंग्रेजी भाषा के साहित्य को पकड़ लिया। विद्वान, अब भारतीय विद्वान, उसने कहा भारतीय विद्वान जो शब्द लिखा हुआ है ना 1813 के आज्ञा पत्र में, भारतीय विद्वान का मतलब है अंग्रेजी भाषा का विद्वान। और भारतीय विद्वान कौन होंगे उसके बारे में उसने स्टेटमेंट दिया था, भारतीय विद्वान वो है जो लोक के दर्शन और मिल्टन की कविता से परिचित हो। जॉन लोक और मिल्टन ये हमारे उसके ब्रिटेन के लिटरेचर में शामिल है। मतलब जो ब्रिटेन के लिटरेचर के, जिन्होंने ब्रिटेन का लिटरेचर लिखा हुआ है, पोएट वगैरह हैं, राइटर वगैरह हैं, उनकी कविता और कृतियों से जो परिचित है या जो प्रभावित है वो हमारा भारत का नागरिक भारतीय विद्वान है। इस भारतीय विद्वान से अर्थ उस नागरिक से है जो अंग्रेजी भाषा का विद्वान हो, अंग्रेजी भाषा का साहित्य पढ़ता हो। तो ये सिंपल सी बात इसने कही थी। पहला तो कंपनी किसी पर भी खर्च करे, दूसरा पहले इसने कहा किसी पर भी खर्च कर सकते हो आप। उसमें 1813 के आज्ञा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन साहित्य का मतलब है ये अंग्रेजी साहित्य, और विद्वान का मतलब है अंग्रेजी भाषा का विद्वान। यहाँ पर साहित्य और विद्वान से मतलब अंग्रेज से नहीं है। अंग्रेज अगर भारत में पढ़ाई कर रहा है, अंग्रेज का बच्चा कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उस पर खर्च किए जाएंगे। भारत का कोई बच्चा, हिंदू मुस्लिम कोई भी अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उस पर खर्च किए जाएंगे। अंग्रेज का अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा है तो उस पर ये पैसा खर्च नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर अंग्रेज और भारतीय से मतलब ही नहीं था, यहाँ पर भाषा से मतलब था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। इसने दूसरी बात ये कही कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। उस टाइम पर संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, उसमें अरबी फारसी भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। तो इसने कहा मैकाले ने, ये जो संस्कृत अरबी फारसी भाषाएं ये सामान्य लोग नहीं बोलते। सामान्य लोग तो उस टाइम पर जो हमारी अपभ्रंश अवभ्रंश हिंदी के जो स्वरूप थे वे बोल रहे थे। तो इस वजह से इन भाषाओं में शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। और भारत में जो प्रचलित, देखो इसने सीधा नहीं कहा कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी में शिक्षा दो, नहीं, इसने इंसल्ट करी। भारत में प्रचलित जो भाषाएं हैं उनमें साहित्य और वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, वे अविकसित हैं, वे गंवारू हैं, उनका शब्दकोश भी सीमित है। जबकि हिंदी और संस्कृत में कितने सारे लेटर हैं और इंग्लिश में तो 26 ही हैं टोटल। हमारा शब्दकोश सीमित है और तुम्हारा मान है एक वर्ड के 20 मीनिंग। हमारे यहाँ हर चीज के लिए, हर अर्थ के लिए एक प्रॉपर शब्द है, तो हमारा शब्दकोश सीमित है, जो कि ये गंवारूपन दिखाता है मैकाले का। तो उसने ये कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान का वैज्ञानिकता का अभाव है, वे अविकसित और गंवारू हैं और शब्दकोश भी सीमित है। मैकाले ने यह कहा था कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं पर भी धन खर्च नहीं करना है। जो प्राच्य शिक्षा की संस्थाएं चल रही थी तो उस टाइम पर जो भारतीय स्कूल वगैरह, मदरसे वगैरह चल रहे थे, जो हमारे ऋषि के गुरुकुल हमारे किस में परिवर्तित हो गए थे, गुरुकुल वगैरह में, वे इनको बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नई शिक्षण संस्थाओं का सर्जन किया जाना चाहिए। मतलब स्कूल खोलने चाहिए, जो स्कूल का स्वरूप आपको आजकल देखने को मिलता है उनका सर्जन करना चाहिए, और उसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बाकी किसी भाषा में शिक्षा प्रदान मत करो, ये मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट बात मैकाले ने क्या कही, प्राच्य ज्ञान और साहित्य की शिक्षा निरर्थक। मैकाले ने यह कहा प्राच्य से मतलब है जो भारत का अपना साहित्य है, भारत का अपना ज्ञान है।
भारत का ज्ञान और भारत की साहित्य की शिक्षा अगर हम बच्चों को देंगे वो निरर्थक है। उसे पढ़कर बच्चों को विकास नहीं होगा, बच्चे बेवकूफ़ अनपढ़ गंवारी बने रहेंगे, वे ओने टोने टोटके पोटके में फंसे रहेंगे, पाखंड में फंसे रहेंगे। ऐसा इसने कहा था। मैकाले ने कहा था भारतीयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य की शिक्षा देना बेकार है, निरर्थक है। भारतीय साहित्य जो धर्म ग्रंथ है भारत के, में अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे पड़े हैं। मैकाले ने लिखा है कि क्या हम एक ऐसे साहित्य और विज्ञान को बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है। इतिहास उनका ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल ऐसा है जिसमें सीरे और मक्खन का वर्णन है। उनका ज्योतिष ऐसा है जिस पर अंग्रेज स्कूल की जो बालिकाएं हैं वे सुनकर ही उस पर हंस पड़ेंगी, मजाक बनाएंगी। तो भारतीय साहित्य का मजाक बनाते हुए इसने मैकाले ने ये लाइन कही थी कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। मतलब किसी एक अंग्रेजी भाषा का जो एक लाइब्रेरी है उसकी एक अलमारी पूरे भारतीय साहित्य के, मतलब संस्कृत भाषा का साहित्य देखो कितने वेद उपवेद उपनिषद वेदांत वेदांग स्मृति दर्शन है वो सब एक लाइब्रेरी के बराबर। उसके साथ हमारा बौद्धिज्म का त्रिपिटक वगैरह जातक कथाएं, बौद्धिज्म का भी अपना दर्शन है, जैनिज्म का अपना एक दर्शन है, साथ में इस्लाम का अरबी फारसी भाषा का अपना एक दर्शन है। इसके साथ हमारा दर्शन उसका विकसित हो चुका था हमारा सिख धर्म। तो मतलब उन सब के बराबर अंग्रेजी की एक लाइब्रेरी, ये इसने कहा था मैकाले ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा आवश्यक। ये बात इसने सही कही थी, हम इससे सहमत हैं। इससे उस टाइम पर भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता थी, क्योंकि उस टाइम पर पाश्चात्य शिक्षा में विज्ञान, दर्शन, इन चीज़ों की, भूगोल, इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा था। गणित को एक नए लेवल पर, अलग लेवल पर पढ़ाया जा रहा था। जो भारत में पढ़ाया जा रहा था उससे अलग। भारत में कैसा गणित पढ़ाया जाता था? सूत्रों में, संकेतों के माध्यम से। लेकिन एक जो गणित का स्वरूप जो हम देखते हैं, इस तरह से गणित हम पढ़ते हैं, वो हमारा पाश्चात्य से आया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब हमारे यहीं अंग्रेजी तो लेकर आए हैं। तो भारतीयों के लिए वो शिक्षा जरूरी थी। उसी से तो भारतीय का विकास हुआ। आज भारतीय किसी भी देश में जाते हैं, कहीं पर भी एडजस्ट कर जाते हैं, किसी भी स्कूल में, कहीं भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही शिक्षा हम ले रहे हैं जो अंग्रेज ले रहे हैं। अगर वे अलग और हम अलग लेते तो हम नहीं जा पाते वहां पर। तो इसने कहा था कि संस्कृत और अरबी फारसी भाषा का साहित्य नगण्य है और पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। उन्होंने अपने विवरण पत्र में लिखा है कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का ज्ञान कराना चाहिए, इससे इस भारतीय समाज का भला होगा, जो कि बात इसकी सही है। दूसरा, अंग्रेजी को संहिता बनाया है। जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पर अरबी फारसी भाषाओं का बोलबाला था। उस टाइम पर जिन क्षेत्रों में अंग्रेज शासन कर रहे थे वहां पर अंग्रेज कर, जिन क्षेत्रों में हमारे मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे वहां पर अरबी फारसी भाषा थी। जिनमें भारतीय कर रहे थे वहां पर संस्कृत या दूसरी भाषाएं थी, पोली वगैरह, उनकी जो भी भाषा उस टाइम पर लोकल लैंग्वेज जो भी थी हमारी, जैसे मराठी वगैरह जो भी उस टाइम पर लैंग्वेज थी, तो कोई एक पूरे भारत की एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी को संहिता बनाओ, मेन एक अंग्रेजी भाषा बनाओ। अंग्रेजी में कानून, सारे कानून के नियम कानून सब अंग्रेजी में होने चाहिए। कानून, सरकारी सारे कामकाज हमारे अंग्रेजी में होंगे। और साथ में इन्होंने ये भी कहा था जो भी हमारे ये पहले कानून वगैरह जो भी हमारा कुछ बना हुआ है उस सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। समझ में आई बात? इन्होंने केवल कानून की जानकारी के लिए संस्कृत अरबी फारसी का ज्ञान होना उचित नहीं है, इन पर धन की व्यवस्था करना बेकार है। जो जो भी कानून लिखे हुए हैं उन सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। तो इन्होंने कानून, एक राजभाषा पूरे भारत की अंग्रेजी को बनाने पर बल दिया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयानंदन सिद्धांत। अब ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि निश्चयानंदन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। निश्चयानंदन जो शब्द है इसका मतलब होता है छानना। ये जो हम क्या कर रहे हैं, निश्चयानंदन की प्रक्रिया कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन थियरी। मैकाले ने निश्चयानंदन थियरी का सपोर्ट किया और इसे भारत में लागू करने को कहा। अब देखो अंग्रेजों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे भारत की पूरी शिक्षा की व्यवस्था कर दे। आज भी देखो भारत की सरकार, अपनी सरकार है भारत की, तो उन्हें पूरे भारत की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही। वो बहुत से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट जो माँ बाप हैं खुद पैसा कमा कर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति देख लो, वहाँ पर वो अच्छी अच्छी लाइब्रेरी वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज भारत की सरकार खुद के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उस टाइम पर तो देखो अंग्रेज दूसरे थे, वे क्यों शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? तो अंग्रेजों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे भारतीयों की, सभी भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था कर दे। तो मैकाले फिल्ट्रेशन थियरी लेकर आए थे। इन्होंने ये कहा था जो हमारे अमीर अमीर अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सॉरी,
जो भारत के अमीर लोग हैं, जो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अंग्रेजी सीखने के योग्य हैं, हमें उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वे लोग जब भारत में आम लोगों से मिलेंगे, ये अंग्रेजी में बोलेंगे, तो वे आम लोग इनकी अंग्रेजी से प्रभावित होकर अंग्रेजी सीखना शुरू कर देंगे। तो हम बस अमीरों को अंग्रेजी सिखाएंगे, अमीरों से छन छन कर वो शिक्षा गरीबों तक अपने आप पहुंच जाएगी। इसे हम कहते हैं निश्चयानंदन सिद्धांत। ये बेकार था, घटिया था बिल्कुल, और बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था ये। क्योंकि जब हमने अमीरों को अंग्रेजी सिखाई, अमीरों ने अपने एक अलग स्टैंडर्ड बना लिया, गरीबों के साथ बात करना छोड़ दिया, वे अपने आप को अंग्रेजों के समान मानने लगे। और गरीबों के साथ भेदभाव तो भारत में उस टाइम पर पीक पर था, तो उन्होंने उस भेदभाव का सहारा लिया और गरीबों से बिल्कुल अपना एक संबंध कट कर दिया। आज भी आप देखो, कुछ लोगों के पास, भारतीयों के पास अच्छा पैसा आ जाता है तो गरीब लोगों के साथ बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो वही थी इसमें। तो ये सिद्धांत बिल्कुल फेल हुआ, क्योंकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी भाषा ग्रहण करके दफ्तरों में उच्च पदों पर कार्य करने लगे और आम जनता से उन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया। उनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, अपनी इंसल्ट मानते थे, बेइज्जती मानते थे। अब मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया था, उस विवरण पत्र में ये सब बातें कही थी। अब उनके क्या क्या गुण हैं, क्या गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहला गुण तो ये है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो गया, वो 1 लाख रुपए फायदे में आने लगे, काम आने लगे। दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत किसने? प्रगतिशील शिक्षा मतलब जो आधुनिक टाइम के लिए जरूरी है शिक्षा, वो शिक्षा। हम वही पढ़ा रहे थे बच्चों को, धार्मिक शिक्षा। इसने कहा धार्मिक छोड़ो, प्रगतिशील, आजकल टाइम के लिए जो जरूरी है वो पढ़ो। इसने अंग्रेजी को भारत में लाया, जिससे भारतीय इस लायक बने अंग्रेजी पढ़ के में पूरे विश्व के जो भी ज्ञान है उसे प्राप्त कर सके, और वे जागरूक हो गए आज़ादी के लिए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोलना, वही बात है। पाश्चात्य में जो हमारी इतनी सारी हम पढ़ते हैं ना, रिसर्च हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इतने सारे आविष्कार हुए हैं, वह सब हमें कैसे पता चला? अंग्रेजी है, अंग्रेजी में हमने पढ़ा तभी तो हमें पता चला। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई इसने, सब लोग धार्मिक धार्मिक पढ़ा रहे थे, तो धार्मिक शिक्षा सही नहीं होती, भेदभाव बढ़ता है उससे, तो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई इसने। भारत में जागरूकता का उदय हुआ, इसी के विवरण पत्र के कारण भारत में जागरूकता का उदय हुआ। लोग जागरूक हुए कि हमें आज़ाद होना चाहिए और आज़ादी की मांगे करने लगे। वे एक दिन आया और आज़ाद हो गए वे। नेक्स्ट है हमारा मैकाले के विवरण पत्र के दोष। अब देखो, इसके कुछ गुण थे, दोष तो इसके काफी सारे हैं। पहला तो धारा 43 की पक्षतापूर्ण व्याख्या करी, भारतीय भाषाओं को बिल्कुल नकार दिया और अंग्रेजी भाषा को इसने बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ाकर बताया। दूसरा है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। अब भारत के लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं थी, तो शिक्षा का माध्यम कैसे बनेगी? शिक्षा बच्चे को उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं दे सकते हम बच्चे को शिक्षा, तो ये सही नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य का अपमान किया, जो कि उसकी बिल्कुल गलत बात थी। चुपचाप ये कह देता कि भारतीय साहित्य में हम नहीं पैसा खर्च करेंगे, हम अंग्रेजी में करेंगे, बस इतना कह देता तो भी काम चलता। लेकिन उसने जानबूझकर इंसल्ट करी भारतीय साहित्य की। ठीक वही बात, भारतीय भाषाओं की जानबूझकर उसने उपेक्षा करी। निश्चयानंदन सिद्धांत की जो उसने व्याख्या करी वो बहुत गलत करी थी। निश्चयानंदन सिद्धांत से भारत में भेदभाव बढ़ गया था और जो गरीब वर्ग है वो अंग्रेजी से बिल्कुल ही अपरिचित रह गया था, वो और गरीब हो गया था। जो कुछ अच्छे अच्छे लोग थे भारत के, जो उनके साथ जुड़े हुए थे गरीबों के साथ, उन्हें भी मैकाले ने भारतीय से बिल्कुल काट दिया, गरीबों से बिल्कुल काट दिया। भारत में प्रॉपर 2 वर्ग बना दिए इसने। धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा करी। देखो, धार्मिक शिक्षा के कुछ नुकसान हो सकते हैं तो कुछ फायदे भी हैं। बच्चों के नैतिक चारित्रिक विकास होता है, दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं, फलाना ढिमक का, ये सब चीजें बच्चे धार्मिक शिक्षा से सीखते हैं। इसने बिल्कुल ही रोक लगाई धार्मिक शिक्षा पर। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य और शिक्षा पर रोक। इसने ये बात भी कही थी, भारतीय साहित्य के पब्लिकेशन को रोक दो, उसकी शिक्षा को रोक दो, जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों को बंद कर दो। हालांकि वे बंद नहीं करे थे विलियम बेंटिक ने, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं था। जो स्कूल चलते आ रहे हैं पता नहीं कब से, उन्हें हम तुरंत बंद कर दें, लेकिन इसने अपने शुरू किए थे। शिक्षा का उद्देश्य बाबू तैयार करना। जो ये शिक्षा थी मैकाले की नीति, इसका उद्देश्य था भारत में बाबू तैयार करना। अब अंग्रेज आए थे भारत में शासन के लिए, उन्हें लोग चाहिए। अंग्रेज अगर मैं ब्रिटेन से लोग मंगाएंगे, उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पर जो उनकी सैलरी है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वे विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। अगर हम भारत की शिक्षा ऐसी कर दें कि जो भारतीय नागरिक हैं वे इस लायक हो जाएं, वे हमारे दफ्तरों में काम करने लगे, तो क्यों नहीं करना चाहिए? वे कम पैसे पे काम करेंगे। तो इसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करी जिससे दफ्तरों के लिए जो बाबू चाहिए हमें, वे बाबू तैयार हो जाए। तो यहीं से वो बात निकलती है कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा की व्यवस्था इस वजह से करी थी कि हम लोग दफ्तरों में नौकरी कर सके, और वही शिक्षा आज हम ले रहे हैं। आज भी हम दफ्तरों में नौकरी करनी है, वही सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जो
ये हमारे मैकाले साहब थे। मैकाले का विवरण पत्र था, उसके गुण दोष थे, उसकी विशेषताएं वगैरह थी, उसने क्या क्या बातें कही। आई होप मैकाले को तो आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर इसे रटेंगे भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको नोट्स की बेहतर जानकारी मिल जाएगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एमएड के। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।